छिन कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन, घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। गौना कहाँ है? वो ना कहीं गायब हो गया है, सुना है कहीं भाग गया है। भाग गया या तुमने मरवा डाला? चलती हूँ। शोधा, पापी हूं मैं। एक पवित्र औरत से प्यार किया मैंने, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। शोधा! धंधा छोड़कर एक तरफा फैसला लेकर धोखा दे रहे हैं। एहसान फरामोश हैं आप। आप अच्छी तरह से जानती हैं, इस धंधे से बाहर निकलना मौत को दावत देना है। कोई भी मुझे मार सकता है। हमें ढांचा बदलने की जरूरत है। ऊपर वाली कुर्सी पर हम आपको देखना चाहते हैं। हम कल या परसों आपका नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं। अब आप ना मत करना भैया। देखो, एक बात अच्छे से याद रखना, हर बार की तरह जीत हमारी होनी चाहिए, समझ गए? आइए आइए टंकेश्वर जी, आज समय से पहले आ गए, कोई खास बात? सर बात तो खास है। अभी भी पता चला है कि मुकुंद हमारे खिलाफ नई उम्मीदवार के लिए एमएलए में खड़ा हो गया है। What? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर ऐसा हो गया सर, और अभी इस बार मुकुंद को नहीं रोका गया तो हमारे उम्मीदवार को हरा कर वो एमएलए बन जाएगा और फिर हम सब पर राज करेगा सर, क्योंकि मुकुंद को हमारी सारी राज पता है। अगर उसे इलेक्शन लड़ना था तो मुझसे मना क्यों किया? मेरी पीठ पर छुरा घोंपा इसने। सर मुकुंद का जीतना तो तय है, सब लोग उसका जय जयकर किए जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा पैसा बर्बाद हो गया। अगर अपनी पार्टी का उम्मीदवार हार गया तो ये हमारे लिए साख की बात होगी। टंकेश्वर, क्या कहते हो? उसे समझाया जाए? सर मेरे हिसाब से तो समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि काले धंधे को तौबा करने के बाद मुकुंद को अब काले धंधे के लोग पसंद नहीं है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नशे का कारोबार करते करते समाज सेवा का नशा चढ़ा इसे। सर सिर्फ नशा ही नहीं सर, वो फटेहाल लोगों के मसीहा बन चुका है इस समय। अपने ही पैसे से लोगों को घर बनवा के दे रहे, राशनें बांट रहे सर, बहुत कुछ कर रहे लोगों के लिए। उनको तो हर हाल में रास्ते से हटाना ही होगा। टंकेश्वर, तुम तो वकील हो, तुम ही कोई हल बताओ। सर एक काम हो सकता है। क्या? इरशाद खान के बाद जब से मुकुंद ने अपना हाथ खींचा धंधे से, तब से इरशाद खान का कारोबार डूब गया सर। और इस बात से इरशाद खान की बेवा रेनू बेगम उससे खफा भी है। सर मुझे तो यह भी पता चला है कि रेनू बेगम के पास मुकुंद के बहुत सारे काले राज छुपे हुए हैं। सर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप रेनू बेगम से हाथ मिला लीजिए, बहुत काम की चीज है वो। एक और बात सर। क्या? जितनी चालाक और शातिर है ना वो, उतनी खूबसूरत है सर। वाह, क्या बात कही है टंकेश्वर। काले कारनामे, जख्मी और खूबसूरत नागिन, बात बन गई टंकेश्वर। आदाब बेगम साहिबा जी। आदाब दशानंद जी। मैं माफी चाहूंगा, बिजी होने की वजह से इरशाद साहब की मैयत में शामिल नहीं हो पाया। जी कोई बात नहीं। बड़ा दुख हुआ मुझे। थोड़े समय में इरशाद साहब और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उनमें एक बहुत अच्छा हुनर था, हर आदमी को अपना बनाने का। बहुत दिलदार आदमी थे वो। जी, अल्लाह की मर्जी के सामने कोई क्या कर सकता है। लेकिन लोगों ने उनकी अच्छाई का सिला दिया नहीं उनको। आप सही फरमा रहे हैं, दुनिया का यही दस्तूर है दशानंद जी, इसमें हैरानी कैसी। वैसे मुकुंद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने आप लोगों से किनारा कर लिया। क्या मतलब? मतलब यही कि आपके धंधे से पैसा निकालकर उसने अपना कारोबार जमा लिया।
जहाँ तक मुझे मालूम है आज मुकुंद जो कुछ भी है अपनी मेहनत की बदौलत है। देखिए रेनू जी, आप एक औरत हैं, धंधे के बारे में आप ज्यादा नहीं जानती। इरशाद साहब की दरिया दिली और मेहरबानियों का नाजायज फायदा उठाने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप ही सोचिए, इतने कम समय में कोयला खदान, चाय का बागान, ऑयल मिल और मॉल का मालिक बनना नामुमकिन। आपकी ये बातें मेरी समझ से परे हैं दशानंद जी। आपने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जो पैसा मुकुंद बाबू को दिया था, उस रुपये का भरपूर फायदा उठाया और लोगों की हमदर्दी हासिल की। उनकी नजरों में हीरो बन गए और मुकुंद बाबू इसी का फायदा उठाते हुए वहां से एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये तो एक ड्रामा है, इमेज बनाने के लिए। देखिए रेनू जी, आप मेरे बड़े भाई इरशाद साहब की बेवा हैं। आप पढ़ी लिखी हैं और मैं चाहता हूं कि आपने जो पैसा खर्च किया है उसका फल भी आप ही को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके और इसी से उस धोखेबाज का पर्दाफाश हो सके। आप तो बस इलेक्शन लड़िए। मैं और इलेक्शन? मुकुंद के काले कारनामों के सबूत हैं आपके पास, सिर्फ आपको वो देने हैं। फिर देखना, मुकुंद को खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दशानंद जी, आप होश में तो है? क्या कह रहे हैं? मुकुंद के कौन से सबूत है मेरे पास, और अगर होंगे भी मेरे पास तो मैं आपको क्यों दूंगी? अरे रेनू जी, इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। आप देखिएगा, सबूतों के आधार पर मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा और फिर देखिएगा आप कांदुली जान और दिलसुबा इलाके की एमएलए बन जाएंगी। दशानंद जी, हमारी मुकुंद के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो आज भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर आपको इसी तरह की बातें करनी है तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं यहाँ से तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी मदद लिए बिना भी मुकुंद को तबाह करके छोड़ूंगा। और याद रखिएगा, आपको पछताना पड़ेगा। ये मुकुंद आपको दिलसुबा की गलियों का भिखारी बना देगा। अगर ये बात मेरी गलत निकली तो दशानंद यादव मेरा नाम नहीं। दशानंद, हमारी छत के नीचे बैठे हो इसलिए बख्श रही हूं। हमारी शराफत को कमजोरी मत समझो। इरशाद खान की बेवा हूं। तुमने सिर्फ मौत का नाम सुना है ना? मैंने सैकड़ों को मौत के मुंह में जाते देखा है। आ गई ना अपनी औकात पर, रही ना उस अय्याश करामत की औलाद। दशानंद, तुम्हारी जुर्रत का जवाब तो गोली होना चाहिए। हमीद, इस आदमी को ले जाओ और बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि मौसम मंजिल में कत्लों का थमा हुआ सिलसिला फिर से शुरू हो जाए। आवारा कुत्तों को शाही कालीन पर चलने की इजाजत नहीं है। दशानंद यादव के गिरेबान में हाथ डाला है तुमने। अपना पसीना पोंछ लो दशानंद। रेनू की जुबान ही नहीं, पिस्तौल भी आग उगलती है। हमीद, आज के बाद ये आदमी मौसम मंजिल के आसपास भी नजर आए तो मुझसे पूछे बिना इसकी छाती पर पिस्तौल खाली कर देना। मैं तुम्हें देख लूंगा रेनू। मुझे देखने के बजाय आईना देख। मौत के खौफ से तेरा चेहरा जर्द हो गया है। ले जाओ इस कुत्ते को। रेनू बेगम मुकुंद के लिए अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। पता नहीं क्या समझती है ये औरत अपने आप को। हमारी हर स्कीम फेल होती दिखाई दे रही है टंकेश्वर। सर, मुकुंद का पोजीशन इस समय बहुत स्ट्रांग हो चुका है और मुझे लगता है कि हम बाप धन पर यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
बात वक्त बर्बाद करने की नहीं, बात रुतबे पे आ गई है। अब वो या हम, मामला एक तरफा हो गया। सर देखिए, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। उस नागिन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुकुंद को खत्म करना ही होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये चुनाव हमें जीतना है और मुकुंद के होते हुए हमारी हार निश्चित है। उसकी मौत ही हमारी जीत को मुमकिन बना सकती है, समझे? एक बात कहो सर, बुरा मत मानना। मुकुंद इरशाद खान के गिरोह का सरगना रहा है और इस समय पूरा गिरोह रेनू बेगम समेत मुकुंद के साथ आज भी खड़ा है। ऐसे में मुकुंद को मारने का मतलब ये होगा सर कि आप अपने डेथ वारंट पर खुद सिग्नेचर कर रहे हैं। तुम और तुम्हारी वकालत हमें रास्ता सुझाने की बजाय डरा रहे हो वकील की औलाद। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं सर, बल्कि आने वाले हकीकत और तूफान सबको आगाह कर रहा हूं। तो क्या करें हम, बताओ? सर मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। सोचो। प्रॉब्लम सॉल्व सर। मुकुंद की जगह आप बाप धन को मरवा दीजिए और इल्जाम लगा दीजिए मुकुंद के ऊपर। बाकी पुलिस को आप संभाल लेना, और रही बात कोर्ट की, वो तो सर मैं संभाल ही लूंगा। वाह वकील वाह, तुम्हारी ये बात कुछ दिल को लगती है। कभी कभी तुम अकल की बात भी कर लेते हो। देवता दादा, दशानन की गतिविधियां हमारे चुनाव क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। मुकुंद, ये दशानन दो मुहा सांप है। सफेद कपड़े पहनकर काले धंधे करता है। इससे संभल कर रहना होगा। और देवता दादा, मुकुंद, अरे आइए डीएसपी साहब आइए, पता था मुझे आप आएंगे। चलिए बैठ के बात करते हैं। आप इतने हल्के में मत लीजिए मुकुंद जी, मामला 302 का है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? एक उम्मीदवार की हत्या हुई है और इल्जाम आप पर है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये हत्या मैंने की है या करवाई है? कंप्लेंट आपके खिलाफ है, मुझे तो जवाबदेही करनी ही पड़ेगी, आखिर सरकारी नौकर जो हूँ। जब मैं कहीं वोट मांगने गया ही नहीं तो खून खराबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इस केस से नहीं बच सकते। मुझे जनता की शक्ति पर भरोसा है ही, अब कुछ कुछ भगवान पर भी होने लगा है। कीजिए, दोनों पे भरोसा कीजिए, भगवान पर भी और लोगों पर भी। हमें तो कानून का काम करना ही पड़ेगा। पर सचमुच कानून का काम करते हैं आप? मिस्टर मुकुंद, हमें चलना होगा, हमें देर हो रही है। देवता दादा, मैं लौट कर आता हूँ। चलिए। हेलो, मैं रेनू बेगम बोल रही हूँ। जी बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक नहीं हूँ। क्या मतलब? श्रीकांत जी, खबर तो आप तक पहुँच ही गई होगी। कौन सी खबर? आप सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, ऐसी खबर आप तक ना पहुँचे, यकीन नहीं होता। आप सीधी बात बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो खबर ये है कि मुकुंद को प्रतिद्वंदी प्रत्याशी बाप धन के खून के जुर्म में पुलिस अपने साथ ले गई है। क्या क्या कह रही हैं आप? और दशानन ने साजिश रच के पहले तो बाप धन को मरवा दिया और फिर पुलिस में आपका नाम लेकर मुकुंद को फंसा दिया। मेरा नाम? ये सब आपको किसने बताया? श्रीकांत जी, इरशाद साहब ही गए हैं, लेकिन उनके आदमी, उनका नेटवर्क अपनी जगह आज भी सलामत है। आपको तो मालूम ही होगा कि दशानन ने मुकुंद और मुझे अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए बहुत दबाव डाला था, लेकिन आज जब मुकुंद उसकी पेशकश ठुकरा कर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहा है तो दशानंद से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वैसे भी हमारे इन्फॉर्मर्स ने हमें बताया है कि दशानंद हर कीमत पर मुकुंद को बर्बाद करने में जुट गया है और अपने शूटर्स के जरिए बाप धन को मरवाकर इल्जाम मुकुंद के माथे मर दिया। ओह, ऐसी बात है? इससे आगे भी है श्रीकांत जी। आप तो जानते हैं, इरशाद साहब और मुकुंद ने बहुत सारे काम किए हैं लोगों के लिए,
ये खबर मिलते ही मुकुंद को रिहा करने के लिए लोग बाहर निकल चुके हैं। मैं देखता हूँ बेगम साहब। सिर्फ देखना ही नहीं है श्रीकांत जी, मुझे मुकुंद आजाद चाहिए, और वो भी बिना किसी चार्ज के। रेनू जी, आप किस किस्म की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं आज? श्रीकांत जी, जिस ताकत की बागडोर आपके हाथ में दी है ना, उसकी 20 करोड़ रुपए कीमत इसलिए नहीं दी है आपको कि आपसे मैं देखता हूं जैसे लफ्ज सुनने को मिले। ओहो, ये सब तो दशानंद ने किया है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? दशानंद ने जो करना था वो कर चुका है। अब आप जो कर सकते हैं, मैंने उसके लिए फोन किया है आपको। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बेहतर होगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लोग मुकुंद को अब फरिश्ता मानने लगे हैं। जब हजारों लोगों का हजूम चुनाव के समय सत्ताधारी पार्टी को मुर्दाबाद करेगा, तो हालात किस करवट बदलेंगे, मुझे विश्वास है उसका अंदाजा आपको जरूर होगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तब तक मुकुंद को बाइज्जत रिहा करवाने का इंतजाम कर दीजिए, नहीं तो लोगों के आक्रोश सामने ढहते महलों में आखिरी धक्का कुछ राज की बातें बताकर हम लगा देंगे। नहीं बेगम, आप नाराज मत होइए। मुकुंद और दिलशाद मेरे भी कितने अजीज हैं। आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहां बैठो। मुकुंद कहाँ है? मुकुंद, कैसे हैं आप? देखने आई हैं या पूछने आई हैं? पूछने आई हूँ आपसे और इस डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ ड्यूटी दे रहे होते तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये तो बगार कर रहे हैं अपने आका की। क्यों डीएसपी साहब? बेगम साहब, आप इनसे क्यों उलझ रही हैं? ये तो अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने ही मजबूर किया है। जानते हो ये सब किसका किया धरा है? दशानंद का। दशानंद का? जी हाँ, वो इसी गलतफहमी में जी रहा है कि वो किसी को भी राजा बना सकता है और किसी को भी मिटा सकता है। पहले उसने आपको दाना डाला, जब बात नहीं बनी तो मेरे पास आया था। आपके पास? जी, आपके खिलाफ मुझसे सबूत मांग रहा था और मुझे चुनाव लड़ने की पेशकश भी की। ये क्या कह रही हैं आप? इन सफेद पोशों से तो वो काले धंधे करने वाले लोग अच्छे हैं। कम से कम दुश्मनी करते हैं तो ऐलान तो करते हैं। इनकी तरह दोस्त बनकर पीठ में छुरा नहीं घूमते। जी, बकायदा आपसे दोस्ती निभा रहा था। उसने अपने सारे हथकंडे अपनाए। जब हद से बढ़ने लगा तो उसको उठवाकर बाहर फेंकवा दिया। इतना नीचे भी गिर सकता है दशानंद, मुझे मालूम नहीं था। खैर, हमीद और केशव के आते ही सारा मामला साफ हो जाएगा। आपकी बातें मेरी समझ से तो परे हैं। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मेरे पापों का हिसाब किताब किया जा रहा है। पापी तो आप कभी थे ही नहीं। ये आप कैसे कह सकती हैं? मुकुंद भैया जिंदाबाद! मुकुंद भैया जिंदाबाद! मुकुंद भैया शोरगुल कैसा हो रहा है? मुकुंद भैया मैं जाकर देखती हूँ। भैया जिंदाबाद! मुकुंद भैया हवलदार, मुकुंद भैया जिंदाबाद! मुकुंद भैया जिंदाबाद! मुकुंद भैया जरा बाहर देखो, ये कैसे शोर हो रहा है? जिंदाबाद! मुकुंद भैया जिंदाबाद! मैं श्रीकांत महंता बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर, मैं समझा नहीं। ये तुम किसको पुलिस स्टेशन लेके आए? जी, वो बाबदन जी के कत्ल के जुर्म में मुकुंद को। मुकुंद? क्यों? कोई सबूत है आपके पास? जी नहीं। कोई इंक्वायरी की आपने? जी नहीं। तो किस बिना पे ले आए आप? वो दशानंद साहब के कहने पर। आप कानून के हिसाब से चलेंगे या दशानंद के हिसाब से? जी जी, कानून के हिसाब से। वो दशानंद साहब आपका नाम ले रहे थे। शराब? तुम्हें पता है गांव से कितने लोग निकल चुके हैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन घेरने के लिए? सॉरी सर। आपके सॉरी कहने से प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। सॉरी सर, वो दशानंद साहब बिना परमिशन, बिना अरेस्ट ऑर्डर मुकुंद को ले आए, तो आम आदमी का क्या हाल करते हो आप? अभी उसे रिहा करो।
आपकी ट्रांसफर अभी कराता हूँ। जी जी, अभी छोड़ देता हूँ उसे। लो डीएसपी साहब, ये रहा आपका गुनहगार। इसी ने गोली मारी है बापधन को, दशानंद से पैसे लेकर। क्या? बता डीएसपी साहब को। जी जी, वो मैं दशानंद बाबू के लिए काम करता हूँ, उनके कहने पर मारता मैंने बापधन को। रेणु जी, माननीय मंत्री श्रीकांत जी का फोन आया था, हम मुकुंद जी को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, मुझे ही उनसे गुजारिश करनी पड़ी ताकि वो सच्चाई का साथ दे सके। लोग मुकुंद बाबू को छुड़वाने के लिए नारे लगा रहे हैं। जाओ मुकुंद बाबू को बाहर लेके आओ। जी सर। रामचरण। जी सर। इनको लॉकअप में बंद कर दो। केशव और हम भी, तुम बाहर जाओ और लोगों को कह दो कि मुकुंद को छोड़ दिया गया है। जी। सच में बहुत हिम्मत दिखाई आपने बेगम साहिबा, जबकि इरशाद भाई के कारोबार में साथ देने से इनकार कर दिया था मैंने। आपसे सीख लेकर ही हौसला करके फैसला किया है। सबको उनकी जरूरत के हिसाब से पैसे दे दिए गए हैं। जो जहां चाहे जा सकता है, काम कर सकता है, सभी आजाद है। सच में बेगम साहिबा? लेकिन आप नहीं। ऐसे कारोबार की काल कोठरी में रहकर भी कोई सोने जैसा खरा रहे, आप ही से सीखा है। ऐसा करके बहुत बड़ी मिसाल कायम की है बेगम साहिबा। मिसाल तो आप खुद हो, और बेगम साहिबा नहीं, सिर्फ रेनू कहिए मुकुंद। शुक्रिया रेनू। जी नमस्ते। नमस्कार। जी शुक्रिया। सर, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज क्लब की मैनेजमेंट की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकुंद साहब, ये केक हम आपके साथ काटना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मुकुंद साहब, एक बात और है। जी कहिए। मुकुंद जी, नशे का कारोबार बंद करवाने में आपने जो सरकार की मदद की है, उसके लिए एनईएस क्लब आपका सम्मान करना चाहेगा। जैसी आपकी इच्छा। सर आइए। जी बिल्कुल। आप सब लोग भी हमें ज्वाइन कीजिए। सर आइए प्लीज। जी। मेरा सम्मान? क्या कहा तूने? हरामी! मेरी माँ को बीच में लेके आता है। मेरी माँ को बीच में लेके आता है। छोड़ूंगा तुझे। छोड़। मेरी माँ को बीच में लेके आता है। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। जान ले लूंगा तेरी मैं। Shut up! You're fired! छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। निकालो इसे बाहर। अगर इरशाद खान के कारोबार का सरगना बन गया होता तो या तो गुलाम अली मुझे मार देता या मेरे आदमी गुलाम अली को मारकर उसका मांस कच्चों को खिला देते। कहाँ हो गए? कहीं नहीं रेनू बेगम, खोया हुआ तो पहले था। आज जिस एनईएस क्लब की मैनेजमेंट मेरा सम्मान कर रही है, उसी क्लब से बिस्वजीत ने मुझे धक्के मारकर बेइज्जती करके बाहर निकाला था। ये वही बिस्वजीत है ना, जिसने अपनी भाभी का मर्डर कर दिया था कोहिनूर टी एस्टेट को हथियाने के लिए? हाँ, वही बिस्वजीत, जिससे बदला लेने के लिए मैंने उनके टी एस्टेट को खरीद लिया था, और वो मेरे नाम की सुपारी गुलाम अली को देकर विदेश भाग गया था। विदेश भाग गया ना बिस्वजीत? हाँ। और गुलाम अली को भी आपने जिंदगी भर चक्की पीसने के लिए जेल भिजवा दिया। बिल्कुल जी। तो फिर चलिए, लोग इंतजार कर रहे हैं केक काटने के लिए। रेनू बेगम, आज यशोदा कितनी खुश होगी। आइए। चलिए।
घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे